जेजेपी का साथ जिस तरीके से आपके साथ चल रहा है, क्योंकि आपके ही पार्टी के कुछ नेताओं की इस तरह की राय है कि इनके साथ रखने में हमारा फायदा नहीं है, इनसे अलग चुनाव लड़ना चाहिए। कैप्टन अभिमन्यु इस बारे में क्या सोच सकते हैं? इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिलती है कि कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी हिसार लोकसभा से उम्मीदवार बनाकर उतार सकती है। क्या आपकी ऐसी कोई तैयारी है कि जिन्होंने या तो बीजेपी ज्वाइन कर ली या फिर कहीं ना कहीं एनडीए को समर्थन कर दिया, उन लोगों के खिलाफ जो है सारी की सारी चीज़ें हट जाती है? यानी कि एक तरह से वो कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में ऐसा धुल गए, तो बीजेपी के पास ऐसे क्या वॉशिंग मशीन है? उदाहरण के तौर पर हम अजीत पवार का जिक्र कर सकते हैं, अपने हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई, अजय सिंह चौटाला, ऐसे तमाम बहुत सारे नेता हैं। तो मतलब ये एनडीए का समर्थन करना, तो उसमें भ्रष्टाचार ये कहाँ का है बजट? नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के कद्दावर नेता और हरियाणा सरकार में रहे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हैं। तो कैप्टन साहब से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि चाहे हम बजट की बात करें, बजट सेशन भी आना है, केंद्र के बजट की बात करें, केंद्र का बजट आ चुका है, और अगर सबसे बड़ी बात जो कि सियासी हलचल लोकसभा चुनाव उसकी बात करें, तो वही बिल्कुल सिर पे है। तो कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नयन साहब जी सर, जिस तरीके से, क्योंकि मैं हरियाणा विधानसभा की बात करना चाहूँगा, विधानसभा का सेशन जो आने वाला है, लेकिन क्या है कि जो विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, उसका कहना है कि सरकार जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों ने जिस विश्वास के साथ सरकार बनाई थी, कहीं ना कहीं सरकार जो है उन सब लोगों का विश्वास तोड़ चुकी है, और जिस तरीके से काम करने चाहिए वो काम करने में विफल साबित हुई है, और इसीलिए वो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो ला चुके हैं, और तमाम विधायकों से उन्होंने अपील भी की है कि जो कहीं ना कहीं सरकार को इस रूप में देखते हैं, तो समर्थन करें और सरकार के खिलाफ मतदान करें। आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है कि वह चुनी हुई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। लेकिन कांग्रेस जो आज मुख्य विपक्षी दल है, उसको अपने अंतर मन में मालूम है, अपने अंतरात्मा में अच्छी तरह से उसको समझ में आ चुका है कि हरियाणा प्रदेश की जनता उनको नकार चुकी है। और पिछले 9 वर्षों का जो कार्यकाल मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा है, तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश में एक व्यवस्था परिवर्तन का काल रहा है, आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन का काल रहा है, राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काल रहा है, हरियाणा के शासन प्रशासन के तौर तरीके व्यवहार को बदलने का यह कालखंड रहा है, जिसमें हरियाणा प्रदेश की राजनीति में कोई सोच नहीं सकता था कि हरियाणा में कोई गैर परिवारवादी सरकार बनेगी, गैर कोई क्षेत्रवादी सरकार बनेगी, हरियाणा में कोई मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी, हरियाणा में ट्रांसफ़रों की मंडी नहीं लगेगी, और हरियाणा में ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो सकेगा। तो आज कांग्रेस जानती है कि जनता उनके साथ में नहीं है, लेकिन वो एक राजनीतिक रस्म अदायगी के नाते से अविश्वास मत प्रस्ताव लेकर के आ रही है, जो निश्चित तौर पर उनको भी मालूम है कि उनकी उस पर हार होगी, और वो नैतिक वो अपना अधिकार खो चुके हैं। जी, क्योंकि सर इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, लगातार वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जो हरियाणा 2014 में नंबर 1 था हर किसी चीज़ में, वही हरियाणा अब नंबर 1 है भ्रष्टाचार में, क्राइम में, बेरोजगारी में। और कहीं ना कहीं कर्जे की अगर बात करें कि लगातार सरकार पर कहीं ना कहीं कर्जे का बोझ जो है हरियाणा वासियों पर पड़ रहा है, और एक कहावत भी कहते हैं कि कर्जा लो और घी पियो, इस तरह की बात कहते हैं। अगर मैं आपकी बात करूँ, क्योंकि लंबे समय तक आपके पास भी वित्त महकमा रहा है, उनके दावों को, उनके बयानों का कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक उनकी बात है, 2014 में हरियाणा प्रदेश का क्या आलम था। हरियाणा का किसान जगह जगह पर अपनी ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ सड़कों पर वह तंबू टेंट लगा करके बैठा हुआ था, आंदोलनरत था। किसानों पर लाठियां भाजी जा रही थी। किसानों की ज़मीन को अधिग्रहण का भय दिखा करके पूंजीपति मित्रों की जेब में डालने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे थे। ज़मीनों की धांधलियाँ हो रही थी, सीएलयू के घोटाले हो रहे थे। हरियाणा के तमाम कर्मचारी, जो आशा आंगनवाड़ी वर्कर हों, गेस्ट टीचर हों, वह सड़कों के ऊपर संघर्ष करने के लिए मजबूर थे। हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार का वो आलम था कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर के और नीचे तक हर कोई भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था। हरियाणा को केंद्र की उनकी जो पार्टी है, उनके जमाई को दहेज में दे देने का काम एक प्रकार से कर दिया था। हरियाणा प्रदेश में बदहाली का ये आलम था कि लोगों को पेंशन नहीं मिलती थी समय पर, खिलाड़ियों को 1.5-2 साल तक उनके कार्यकाल के पेमेंट नहीं मिली थी, जो खिलाड़ियों की
प्रोत्साहन राशि थी, जो किसानों को उनके फसलों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिल रहा था। तो हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की और बदहाली का आलम ये था कि उनकी 10 साल की सरकार को उखाड़ फेंक करके कि विपक्ष के नेता के लायक भी उनको जनता ने नहीं छोड़ा था और उनको पदमुक्त किया था और सत्ता से बाहर किया था। और जहाँ तक वो बात आज कर रहे हैं, हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में आज भी नंबर 1 है। हरियाणा खेल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की योजनाओं में, उसके क्रियान्वयन में आज नंबर 1 है। जहाँ पहले गेहूं की और धान की भी एमएसपी ठीक से नहीं मिला करती थी, आज गेहूं धान के अलावा कई और फसलों को एमएसपी पर शामिल करके किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। आज पेंशन जो है 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन हो चुकी है, जो उनके समय में 500 थी, 1,000 आखिरी साल में जाकर के उन्होंने की थी, जिसकी भी पूरी अदायगी नहीं की थी उन्होंने। कई महीने की हमने पेंडिंग आकर के जिसको हमने देने का काम किया था। तो हरियाणा प्रदेश जो हर दृष्टि से आज आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है। आपको स्मरण होगा कि जो कह रहे हरियाणा सब चीज़ों में नंबर 1 था, हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 1 उन्होंने कर रखा था, हरियाणा भाई भतीजावाद में, गुंडागर्दी में नंबर 1 कर रखा था, जमीनों की लूट में नंबर 1 कर रखा था। मारुति और होंडा के जो कांड हुए थे उसके कारण से उद्योगों का पलायन हो रहा था। हरियाणा प्रदेश के अंदर जातीय संघर्षों की नई नई बातें आ रही थी सामने। कभी मिर्चपुर का कांड हुआ, कभी गोहाना का कांड हुआ। हरियाणा प्रदेश को चारों तरफ से उन्होंने पूरी तरह से एक परेशान करके रखा था, हर वर्ग को। आज जैसे मैंने कहा, उद्योग निवेश हरियाणा के अंदर पहले से बेहतर हो रहा है। हरियाणा के आज जमीनों का कोई घोटाला सामने नहीं है। आज कोई जो किसानों की ज़मीनों को जबरन कब्जा करने का कोई काम नहीं है। आज नौकरियां ईमानदारी से दी जा रही है, नौकरियां बेची जा रही थी, आज बड़े ईमानदारी से ट्रांसफ़र जो पॉलिसी ऑनलाइन वो लागू की है। तो ये उनके पेट में दर्द होना ही था और उनको इस बात की तकलीफ़ है कि हरियाणा में सुधार कैसे हो गए। जब वो बोलते भी हैं तो उनको उनकी अंदर से वह आवाज़ आती है कि वो झूठ बोल रहे हैं। जैसे सर आपने कहा कि उन्होंने कहीं न कहीं जब तक उनका शासन रहा 10 साल तो उन्होंने लूटा। और सिर्फ आपके अलावा मैं बाकी बीजेपी के नेताओं की बात भी करूं, खासतौर पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उन्होंने हाल ही में बयान दिया कि जिन्होंने लूटा है उनको लुटाना पड़ेगा। और कहीं न कहीं हम अन्य राज्यों की बात भी करें, ऐसे तमाम लोगों पर कहीं न कहीं कार्रवाई हो भी रही है। ईडी की छापेमारी तमाम, यानी कि जिन्होंने आर्थिक अपराध किया है उन पर कहीं न कहीं कार्रवाई होती है। अमित शाह जब भी हरियाणा में आते हैं कहीं न कहीं हुड्डा साहब उनके कहीं न कहीं टारगेट पे होते हैं कि इन्होंने दामाद की सेवा की, भू माफिया जैसे लगा उनको कहा जाता है। लेकिन 10 साल हो गए हैं, अपने अगर हरियाणा की बात करूँ गृह मंत्री या केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी की बात करूँ, लगातार कहीं न कहीं कहा जाता है, अमित शाह कहते हैं कि उनके लिए जेल में कमरा तैयार है। लेकिन जब इन तमाम चीज़ों का पता है, इस तरह की चीज़ें हुई है, तो फिर देरी क्यों हो रही है? देखिए, तो कानून की अपनी बारीकियाँ होती हैं। जांच हो करके जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की हुई है और वो कहीं न कहीं जमानत लेकर के वो चल रहे हैं। अब कानूनी प्रक्रिया है, इसमें अदालतों की प्रक्रिया में आप कुछ नहीं कह सकते। जांच एजेंसियों का काम भी चल रहा है और मुझे लगता है कि देर सवेर कानून की आंच दोषियों तक निश्चित तौर पर पहुंचती है, बच नहीं सकता जी, क्योंकि मैं इसी सवाल को थोड़ा और आगे करूँ, कहीं न कहीं हम अन्य नेताओं की बात करें और आम लोग भी कहीं न कहीं इस बात का जिक्र करते हैं। हर कोई चाहता है कि जिन्होंने कहीं न कहीं आर्थिक अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, घोटाले किए, कोई मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, अन्य राज्यों में भी कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरीके से हो भी रही है। लेकिन लोगों के मन में ये भी बात आती है कि जिन्होंने या तो बीजेपी ज्वाइन कर ली या फिर कहीं न कहीं एनडीए को समर्थन कर दिया, उन लोगों के खिलाफ जो है सारी की सारी चीज़ें हट जाती है। यानी कि एक तरह से वो कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में ऐसा धुल गए, तो बीजेपी के पास ऐसे क्या वॉशिंग मशीन है? उदाहरण के तौर पर हम अजीत पवार का जिक्र कर सकते हैं, अपने हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई, अजय सिंह चौटाला, ऐसे तमाम बहुत सारे नेता हैं। तो मतलब ये एनडीए का समर्थन करना, तो उसमें भ्रष्टाचार ये कहाँ गायब हो जाता है? देखिए, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पूछा था पिछला सवाल कि 10 साल हो गए हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अभी तक आपने कहा एक तरफ कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने तो भाजपा ज्वाइन नहीं ठोस की, कार्रवाई उस तरीके से उन्होंने तो भाजपा ज्वाइन नहीं की। एक कानून की प्रक्रिया होती है, कानून की प्रक्रिया चलती रहेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो। तो कानून की अपना एक तरीका है। निश्चित तौर पर कोई भी दोषी है जिसने भी गलत काम किया है, तो कानून के
हाथ बहुत लंबे होते हैं, देर से देर उसको आना ही पड़ता है। जी, एक कहीं न कहीं लगातार विपक्षी दल की बात करें, चाहे हम केंद्र की बात करें या अन्य पार्टियों की बात करें, बीजेपी पर बहुत आरोप लगाते हैं कि ये धर्म की राजनीति करती है। जैसे राम मंदिर बना, रामलला के सारे दर्शन करने लोग जा रहे हैं, लेकिन बड़ा आरोप लगाते हैं कि जो बीजेपी है वो धर्म की, जात की, इस तरीके की राजनीति करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं की और कभी भी मजहब, पंथ और संप्रदाय और भाषा के आधार पर देश में विभाजनकारी राजनीति नहीं की। ये सही है कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के संकल्प को लेकर के, अंत्योदय के संकल्प को लेकर राजनीति में काम कर रहे हैं। क्या आज पूरा भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया भर में जो करोड़ों भारतवासी रहते हैं, जब भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण पर क्या पूरी दुनिया खुश नहीं है? क्या ये आज 550 साल पहले किया गया अन्याय, उसकी अगर आज दुरुस्ती हो रही है, तो क्या ये वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वाभिमान के लिए विषय नहीं है? ये कोई विषय कोई मत का या मजहब का विषय नहीं है कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद इस प्रकार की शिक्षा हमको दी कि दिल्ली के अंदर औरंगज़ेब के नाम पर सड़क, बाबर के नाम पर सड़क, अकबर के नाम पर सड़क और महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जी उनके खिलाफ संघर्ष करते रहे। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल जी जैसे, लाला लाजपत राय जी जैसे अमर शहीदों के नाम पर सड़क नहीं। और ऐसे ऐसे आक्रांताओं के खिलाफ अगर वो, और हमें बड़ी हैरानी होती है कि तथाकथित जो पंथ निरपेक्ष लोग हैं वो ये सुझाव देते थे कि राम मंदिर बनाने की बजाय इस पर अस्पताल बनाएं, स्कूल बनाएं। तो क्या उन्होंने औरंगज़ेब का कभी पूछा कि औरंगज़ेब को उस वक्त तो पूरा हिंदुस्तान में इतनी जनसंख्या नहीं थी, मस्जिदें बनानी थी, तो पूरा देश खाली पड़ा था, नहीं बना सकते थे, मंदिरों को तोड़ करके ही मस्जिदें क्यों बना रहे थे? ये सवाल आज की वर्तमान पीढ़ी पूछ रही है। और कांग्रेस पार्टी उन मंदिरों को ध्वस्त करने वाले लोगों से जवाब मांगने की बजाय उनका महिमा मंडित करते हुए हमको पूरी की पूरी मुगल खानदान की वंशावली हमको याद करा दी। लेकिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को, अमर शहीद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को, उनके इतिहास को दबा करके रखा है। आज नई पीढ़ी नए भारत के नव जागरण के दौर में कांग्रेस को नकार चुकी है और कांग्रेस को सजा देने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस देश की राजनीति में कांग्रेस एक अंग्रेज के शासन का 70 साल और चलने वाला एक्सटेंशन के तौर पर तो याद किया जाएगा जी, लेकिन देश के अंदर उसका योगदान के नाते से कांग्रेस को आने वाली पीढ़ी याद नहीं रखेगी। सर, जैसे बीजेपी की बात करें, बीजेपी कहने के लगातार नारे इस तरह के आपके चल रहे हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ, चाहे हुड्डा गुट की बात करूँ या एसआर के गुट की बात करूँ, तो गुट बहुत सारे हैं ना, लगातार केंद्र की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे हरियाणा की। और कहीं न कहीं अगर सरकार की बात करें, आगे जो विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी की वजह हरियाणा की सरकार बनने जा रही है, वो दावा कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट कर दें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 एमपी बने थे और 2019 के बाद अब 2024 में देश में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पक्ष में माहौल पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ है। मैं आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से मेरी बात को नोट कर लें और चुनाव परिणाम आएगा उस दिन चला लीजिएगा। पहले से ज़्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर कमल कराने का काम करने वाले हैं। जी, एक सवाल सर आपसे जुड़ा हिसार लोकसभा से, क्योंकि आप लगातार विधानसभा लड़ते रहे, हालांकि पहले आपने रोहतक से लोकसभा लड़ी है। कहीं ना कहीं बहुत सारे नेता लाइन में है, कतार में है। वो कहावत भी ठीक है, चाहे विधानसभा की बात हो या लोकसभा की, कि एक अनार 100 बीमार। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से लोगों की कहीं ना कहीं बात सुनने को मिलती है, लगातार इस तरह की चर्चाएँ होती है, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, सुभाष बराला की बात करें, आपकी बात करें या अन्य भी कुछ लोग हैं, तो जातीय समीकरणों को देख के, इस तरह की चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिलती कि कैप्टन अभिमन्यु को बीजेपी हिसार लोकसभा से उम्मीदवार बनाकर उतार सकती है। क्या आपकी ऐसी कोई तैयारी है? क्योंकि कार्यकर्ता के नाते हम काम करते हैं, पार्टी जो भी आदेश करती है उस पर अपना जिम्मेदारी निभाने का काम करते हैं। पार्टी जहाँ भी कहती है हम काम करेंगे। माफ़ी चाहूँगा, पार्टी मुझे कार्यकर्ता के नाते काम करने की कहेगी तो मैं वहाँ भी काम करूँगा।
जो भी भूमिका हमारे यहाँ पार्टी तय करती है। भाजपा में कोई अनार नहीं, कोई बीमार नहीं जी। ये दूसरी पार्टियों की बीमारियां हैं। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ताओं को काम दिया जाता है हम खुशी से मिलजुल के परिवार भाव से हम काम करते हैं। अंतिम सवाल सर, जो हर किसी के जहन में है, क्योंकि इस वक्त हम हरियाणा में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, आने वाले जो चुनाव है चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, जेजेपी का साथ जिस तरीके से आपके साथ चल रहा है, क्योंकि आपके ही पार्टी के कुछ नेताओं की इस तरह की राय है कि इनके साथ रखने में हमारा फायदा नहीं है, इनसे अलग चुनाव लड़ना चाहिए, कैप्टन अभिमन्यु इस बारे में क्या सोच सकते हैं? मैं बड़ा स्पष्ट मानता हूँ कि हमारा गठबंधन है इस विधानसभा के कार्यकाल के लिए, विधानसभा के पटल पर बहुमत को साबित करके सरकार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए मनोहर लाल जी ने बड़ी जिम्मेदारी से हरियाणा प्रदेश के 2019 के जनादेश को सम्मान करते हुए बड़ा दल होने के नाते अपने बहुमत साबित करने के लिए, बहुमत जुटाने के लिए कोई इंडिपेंडेंट्स को भी साथ में लेकर के और एक पार्टी को साथ में लेकर के भी सरकार को जिम्मेदारी से सरकार को चलाने का काम किया है जी। यह गठबंधन हमारी चुनाव परिणाम के कारण, हमारा स्पष्ट बहुमत न आने के कारण मजबूरी में किया हुआ इस विधानसभा के कार्यकाल तक का हमारा ये गठबंधन है जी। न इससे बाहर पहले था, न इससे बाहर है, इससे पहले नहीं था और हरियाणा से बाहर भी नहीं है। तो ये बहुमत के लिए गठबंधन की आवश्यकता थी, तो वो गठबंधन है। जहाँ तक की आवश्यकता है वहाँ तक गठबंधन है। हरियाणा के जनता के हित में बहुमत एक स्थायी सरकार देने के लिए ये गठबंधन किया गया है। मैं जिस प्रयोजन के लिए किया है वहीं तक ये सही है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, जिन्होंने तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। और खासतौर पर अगर मैं हिसार लोकसभा की बात करूँ, जिस तरीके से कहीं न कहीं लंबे समय से कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी चल रहा है, तो आखिर क्या हो सकता है, कैप्टन साहब इस बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि वही कहीं न कहीं लगातार इनका एक अपना बयान होता है, चाहे हम किसी बीजेपी नेता से बात करें, वो कहीं न कहीं सिपाही के तौर पर जो है वो पार्टी के लिए काम करते हैं। गिलहरी योगदान ये हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि कैसे किया जाए पार्टी के लिए, उसका काम करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर हिसार लोकसभा विशेषकर तौर पर हम देखा जाए, तो बीजेपी की तरफ से ऐसा कौन सा उम्मीदवार हो सकता है जो सबसे ज़्यादा मजबूती कहीं न कहीं पार्टी को दे सकता है, या फिर हिसार लोकसभा की सीट में तो सब पर जो कहीं न कहीं भारी पड़ सकता है? आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सिंह के साथ सुरेंद्र नायल, बिंदास, हरियाणा।